रुको 1 मिनट आते ले करवा के जाऊँ 10 मिनट में। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। हम हमारे विगत वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दे चुके हैं कि पद्मावत लिखने वाले कवि लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, और उनके जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं, उनसे जुड़े हुए जीवन के विविध परिचय आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किए। और उसी का दूसरा पार्ट जो हम अपने कोर्स से संबंधित है, उन रचना के बारे में, जायसी की जो पद्मावत है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पद्मावत का चित्र जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, वो पद्मावत एक राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की एक प्रेम कहानी के रूप में उद्धृत है, जो कि एक अमर प्रेम कहानी, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। आत्मा और परमात्मा का जो लौकिक और अलौकिक स्वरूप है, उस स्वरूप को यह साहित्य, ये पद्मावत दर्शाता है। पद्मावत में कवि जायसी ने लौकिक कहानी के माध्यम से अलौकिक स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अपने विचारों में जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति के माध्यम से जो प्रेमा सूफी भक्ति परंपरा का शिरमोर और उनके श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, उनका प्रतिपादन करते हुए जायसी ने जो पद्मावत की रचना की, वह हिंदी साहित्य की जगत की अद्भुत रचना के रूप में हमें देखने को मिलती है। जायसी की जो रचना है पद्मावत, वह उस रचना के आधार पर ही रानी पद्मावती फिल्म का भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्रचलन हुआ है, और उस फिल्म में भी वैसा ही फिल्मांकन किया जाने का प्रयत्न किया गया है जैसे पद्मावती का और रतन सेन का है। परंतु यहाँ रतन सेन और पद्मावती दोनों विपरीत चीज़ें हैं, एक जीव मात्र है और एक परमात्मा है। यहाँ जो पद्मावत में पद्मावती के रूप में जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रत्न सेन विविध प्रकार के प्रयत्न करता है, सांसारिक बाधाओं को पार करता है और अंततः पद्मावती को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार की समस्याओं से जूझता हुआ अपनी अभिष्ट लक्ष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सच्चे ज्ञान के माध्यम से प्राप्ति कर पाता है। ऐसा इसमें इस पुस्तक के माध्यम से हमें दिखाया गया है। जायसी की जो पद्मावत है, वह एक बृहद साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। हम जायसी का जो पद्मावत है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और जानना चाहेंगे। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह दोहा चौपाई में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहा में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्दलियों के बाद दोहा आता है, और इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या पद्मावत में 553 है। इसकी रचना संवत 947 हिजरी, संवत 1540 में हुई थी। इसकी कुछ प्रतियों की रचना तिथि 927 है, 27वीं मिलती है, किंतु यह असंभव है क्योंकि कुछ कारणों, ये बताना ज़्यादा जरूरी इसलिए हो रहा है कि कुछ रचनाओं में इसको हिजरी संवत 927 भी माना जाने लगा था, किंतु यह असत्य है। इसके बड़े कारण यह रहे कि अन्य कारणों के अतिरिक्त एक असंभावना का सबसे बड़ा कारण यह था कि मलिक मोहम्मद साहब का जन्म 9वीं शताब्दी में 996 हिजरी में हुआ था। ग्रंथ के आरंभ में सहवक्त के रूप में शेर शाह की प्रशंसा है। यह तथ्य भी 947 हिजरी को ही रचना तिथि प्रमाणित करता है। 927 हिजरी संवत में शेर शाह का इतिहास भी जन्म का कोई स्थान नहीं था। इसलिए इसकी रचना काल के बारे में हम ज़्यादा विवाद में नहीं पढ़ करके हम यही मानेंगे कि सन 1540 में इसकी रचना हुई थी। सूफी संत होने के कारण जायसी सूफी संत थे। इनकी रचना में उन्होंने उनकी जो नायक था वह रतन सेन है और नायिका पद्मिनी है।
क्योंकि सूफी काव्य परंपरा में नायक और नायिका पर आधारित ये कथाएं और प्रेम कथाएं होती हैं जो लिखी जाती है। इनकी पद्मिनी को प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हैं, प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रतन सेन ऐतिहासिक व्यक्ति है, वह चित्तौड़ का राजा है, पद्मावती उसकी वह रानी है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। यद्यपि युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तथापि पद्मावती के जल मरने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। यही अर्ध ऐतिहासिक कथा के पूर्व रतन सेन द्वारा पद्मावती के प्राप्त किए जाने की व्यवस्था जोड़ी गई है। इसका आधार अवधि क्षेत्र की प्रचलित हीरामन सुर्गे की एक लोक कथा है। लोक कथा में इस प्रकार है, जो हम पद्मावती की पूरा साहित्य पढ़ेंगे उसमें हमें जानने को मिलेगा कि हीरामन सुग्गा जो तोता है वह रतन सेन को किस प्रकार पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, उसे सांसारिकता से वैराग्य दिलाता है और उसे ज्ञान की चक्षु खोलता है। तत्पश्चात जो रतन सेन है वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए प्रेम के कारण उसके सौंदर्य पर मोहित होकर, जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी रानी चित्तौड़ की रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण युद्ध की ताकत अपनी पूरी ताकत के साथ जिस तरह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, उस तरह से ही रतन सेन भी अपने समस्त अभिष्ट लक्ष्यों को लेकर साथ चलकर वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ हम पद्मावती का प्रेम, यहाँ अलौकिक प्रेम के, वहाँ लौकिक प्रेम है, यहाँ अलौकिक प्रेम की व्याख्या इसमें रतन सेन करते हैं। सिंगल दीप जो इसका पहला पद्य खंड है, उस पद्य खंड को जब हम देखते हैं तो पहला पद्य खंड है इसका सिंगल दीप। सिंगल दीप की जो कथा है वह रानी रतन सेन और राजा नायक और नायिका का जो आश्रय स्थल है, जहाँ पर रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जिसकी तरफ बढ़ता है, जिस क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, जहाँ रानी पद्मावती का निवास स्थान है, वह एक अलौकिक दुर्ग है। उसकी व्याख्या पद्मावत में जायसी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने काव्य में सिंगल द्वीप को एक ऐसा राज्य बताया है, ऐसा गढ़ बताया है, जो कहीं पर आसपास उसके समान कोई दूसरा द्वीप नहीं था। उसकी प्रथम जो सिंगल द्वीप की कथा में प्रथम पद जो है हमारे कोर्स में जो जुड़ा हुआ है, उसका पहला पद का मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, प्रथम द्वितीय तृतीय पद का, जो हम संक्षिप्त में हम उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी समय इतना ज़्यादा नहीं रहता कि हम उसके बारे में डिटेल से जाना जा सके, पर फिर भी हम अपने कोर्स के संबंधित जो विषय है उसमें सिंगल द्वीप का प्रथम पद आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। सिंगल द्वीप कथा अब गाओ, ओसो पद्मिनी बरणी सुनाओ, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जय रूप सो तैसे ही देखा। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो देई सवारी, सात दीप बरने सब लोगू, एको दीप न ओही सर जोगू, दिया दीप नहीं तस कुजियार, शरण दीप सर होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरि पूजन छाई, दीप गभस्थल आरन परा, दीप महुस्थल मानुष हरा, सब संसार परथ में आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तमी, सिंगल दीप समीप। इस पद के माध्यम से जो जायसी हमें रचना सुनाना चाहते हैं वह इस पद की व्याख्या में ही समाहित है। सिंगल द्वीप की कथा के बारे में अब हम आपको विस्तृत स्वरूप से वर्णन करना चाहते हैं। वर्णन करता हूँ, ये कहते हैं जायसी कि वह द्वीप किस प्रकार अद्भुत है, उसकी व्याख्या करना कितना आसान नहीं है। ऐसे सिंगल द्वीप की कथा के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ, वहाँ पर ऐसी विशिष्ट नारी जो पद्मिनी के समान है उसका भी वर्णन आपको करके सुनाने जा रहा हूँ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, यह द्वीप इतना अद्भुत है जैसे एक दर्पण होता है, और वो भी सुंदर स्पष्ट दर्पण, जिस निर्मल दर्पण भांति विशेखा, इसका जो स्वरूप है वो ऐसा है जैसे दर्पण का स्वरूप है। दर्पण में जो व्यक्ति
अपनी छवि देखता है और जैसा व्यक्ति होता है उसी का स्वरूप प्रतिरूप उस दर्पण में उसे दिखाई पड़ता है। यह दीप भी एक ऐसी ही विशेषता लिए हुए है कि इस दीप को जो व्यक्ति अपने मन में जैसे भाव लेकर देखेगा उस भाव का वैसा ही प्रतिरूप इस दुर्ग में उसे दिखाई देगा। जो जही रूप सो तैसे ही देखा। इसके माध्यम से जायसी कहते हैं कि जो जैसा है, जिसने जैसा सोचा है वैसा ही स्वरूप उस व्यक्ति को इस सिंगल द्वीप में दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। धनी सो दीप जहाँ दीपक बरी, धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मनी जो देई सवारी। धन्य है वह दीप जहाँ पर इस तरह की दीप के समान प्रज्वलित होने वाली नारी पद्मिनी वहाँ रहती है। 7 दीप वर्णे सब लोग, 7 दीपों की वर्णन सारे संसार में होता है कि 7 दीप इस संसार में हैं। जो सबसे श्रेष्ठ दीप है वह 7 ही दीप है। एको दीप न वही सरी जोगू, परंतु जैसी कहते हैं कि उसमें से एक भी दीप ऐसा नहीं है जो सिंघल दीप के समान है। एको दीप न वही सरी जोगू, उसके समान एक भी योग्य नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजिया। प्रथम दीप में हम दिया दीप की बात करते हैं जो अपने उजाले के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम ही दिया है। दीपक द्वीप कहते हैं। तो परंतु हम मानते हैं कि वह दीपक द्वीप है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उजियारा है, परंतु प्रकाश की वहाँ अदम्य प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ है। परंतु हम जब देखेंगे तो यह दीप उससे भी अधिक उजाला वाला है, उससे भी अधिक प्रकाशवान है। तभी जैसी कहते हैं दिया दीप नहीं तस उजियारा। दिया दीप में भी इस दीप के समान उजियाला नहीं है। सरन दीप होई सर होई न पारा, शरण दीप भी वहाँ पर इसके समान कोई शरण द्वीप भी वहाँ सर वाला द्वीप नहीं है। जम्बू द्वीप कहो तस नाही। जम्बू द्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है कि जम्बू द्वीप बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी वो भी इसके समान अत्यंत प्रतिभा अत्यंत ज्ञान का भंडार वाला नहीं है। लंका द्वीप सर पूछ न जाई। और लंका द्वीप के बारे में कहा जाता है कि जो स्वर्ण लंका है वह द्वीप इसकी पूंछ की बराबरी भी नहीं कर सकता, इसलिए उससे भी यह द्वीप श्रेष्ठ है। दीप गवस्थल आरण परा, जो गवस्थल द्वीप है वो आरण से परा हुआ है, आरण भरा हुआ है वहाँ पर। वहाँ आरण छानों को कहते हैं और छाने वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होने के कारण सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और उन सरों के कारण वह द्वीप अब इसके समान बराबरी करने वाला द्वीप नहीं है। दीप मरुस्थल मानुष हरा, और मरुस्थल द्वीप जो है जिसके बारे में कहा जाता है, परंतु मरुस्थल द्वीप भी इस द्वीप के समान श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मरुस्थल द्वीप में मनुष्य ही नहीं है और मनुष्य से विहीन द्वीप किसी भी प्रकार से सिंगल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकता। सब संसार परत में आए 7 द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीपों की हमने चर्चा की और सारे 7 द्वीपों के अंदर सबसे प्रथम जो आने वाला है वह केवल मात्र सिंगल द्वीप है। एक द्वीप नहीं उत्तमी, एक भी द्वीप उसके समान उत्तम श्रेष्ठ क्वालिटी का नहीं है, श्रेष्ठ श्रेणी का नहीं है जितना श्रेष्ठ सिंगल द्वीप है। ये हमारी पहला पद है इसका। हो गया कि पूरा नहीं, पूरा 10 मिनट हो गए क्या? 10 हो गई क्या? बंद करो। एक ही पढ़ते थे बहुत है। इससे मुझे नहीं लगता आपका टेप हुआ है। हाँ?